गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, लगता है शायद फिर से क्लास है वो गलत शेड्यूल हो गई है ना। 4 बजे शेड्यूल हो गई लगता है आज, कि अभी जब मैंने ऑन की क्लास तो वो 4 बजे दिखा रही थी, तो शायद आज फिर से आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी 4 बजे की, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, 4:30 की क्लास है, शायद आपको वेट करना पड़ा होगा। वो 4 बजे की क्लास जो है वो शेड्यूल हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है बेलन। बेलन, शानदार बेलन। देखो, बेलन और शंकु में जैसे मैंने बताया था शुरुआत में भी, एक जबरदस्त सिमिलैरिटी है, एक जबरदस्त जो है वो समानता है। सिलेंडर, दोनों में जो एक कमाल की समानता है वो ये है कि पहले वाले वक्र को याद करो। पहले वाले वक्र में जब आप शंकु की बात करते हैं, शंकु में आप एक स्थिर बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। स्थिर बिंदु से सारी स्पर्श रेखाओं का एक ही धर्म है कि उस बिंदु से निकलना है या उस बिंदु से होते हुए जाना है। सारी स्पर्श रेखाएं उस बिंदु के होते हुए निकलती है। बेलन में सेम कंसेप्ट है, लेकिन इस बार एक बिंदु से निकलने का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि समानांतर होने का कंसेप्ट है। बल्कि समानांतर होने का कंसेप्ट है। बस सेम कंसेप्ट है, सेम चीज है। उसमें हमें एक बिंदु दिया हुआ होता था जिसको शीर्ष कहते थे। यहाँ एक बिंदु नहीं दिया होगा, यहाँ एक रेखा दी होगी जिसके समानांतर रेखाएं खींचनी है। जिसके समानांतर रेखाएं खींचने, गाइडिंग कर्व दिया होगा। जैसे उसको स्पर्श करने के लिए पहले शंकु में भी वही था और उसमें भी वही है, तो गाइडिंग कर्व आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। बस आइडिया में एक हल्का सा बदलाव है। ये आपका मान लो गाइडिंग कर्व है। अब दोनों में जो डिफरेंस है उसको पकड़ना, मेन डिफरेंस जो है उसको पकड़ने की कोशिश करना। दोनों में सिर्फ ये था कि शंकु में आप स्पर्श रेखाएं एक स्थिर बिंदु से खींचते हैं जिसको शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे आपका एक स्थिर बिंदु होता है जहां से आपकी प्रत्येक स्पर्श रेखा इस गाइडिंग कर्व के ऊपर आती है। सबकी सब स्पर्श रेखाएं इस बिंदु से गुजरती है, सबकी सब, जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं सबकी सब इस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, और इन रेखाओं को जनक रेखा कहते हैं। ठीक है, इस केस में यही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि आपकी जो रेखाएं हैं, आपकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो किसी स्थिर बिंदु से नहीं गुजरेगी, बल्कि एक दी गई रेखा के समांतर होगी। एक दी गई रेखा, स्थिर रेखा, जो कहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं बाहर हो, अंदर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। एक स्थिर रेखा आपको दी गई होगी। अब आपकी हर स्पर्श रेखा इस स्थिर रेखा के समांतर होगी। आपकी हर स्पर्श रेखा इस स्थिर रेखा के समानांतर होगी। बाकी सेम वही आइडिया, सेम वही चीज। आपके आने वाली हर स्पर्श रेखा इसके समानांतर होगी। तो यानी यूं कहिए कि दोनों में एक कॉमन आइडिया है स्पर्श रेखा का। यहाँ वहां पे वो जनक कहलाती थी, यहाँ पे भी जनक कहलाती है। इन रेखाओं को जनक रेखा कहते हैं, जनरेटिंग लाइंस कहते हैं। पहले भी इनको जनक रेखा कहते थे, अभी भी इनको जनक रेखाएं कहते हैं। बस पहले आपकी जो रेखाएं होती थी उनका धर्म यह था कि वो एक स्थिर बिंदु से निकलेंगी, एक स्थिर बिंदु से निकलेंगी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ये है कि एक स्थिर रेखा के समानांतर ही रहना है सबको। सभी स्पर्श रेखाओं को एक स्थिर रेखा के समानांतर रहना है। इतना सा फर्क दोनों में है। बाकी वही निर्देशन कर्व, जिसे निर्देशन वक्र कहते हैं, गाइडिंग कर्व कहते हैं, जिसको टच करना होता है या छू के जाना होता है, पहले भी वही था, अभी भी वही है। तो दोनों में जो बेसिक आइडिया है वो है सिर्फ एक के अंदर एक बिंदु से जाना है, जनक रेखाओं को एक बिंदु से जाना है। इसमें समांतर की कोई शर्त नहीं है, इसमें बिंदु की शर्त नहीं है कि बिंदु को जाना है, इसमें समांतर जाना है। इसमें हर रेखा पे एक शर्त है कि भैया सबको समानांतर चलना है। इसमें ये शर्त थी समांतर नहीं चलना, बस एक बिंदु से चलना है।
यहां शर्त थी कि एक बिंदु से चलना है जनक रेखाओं को, यहां शर्त है कि बिंदु से नहीं चलना, समानांतर चल रहा है। यहाँ पे समानांतर जो है, समानांतर जनक रेखाओं पे समानांतर की शर्त लगती है। यहाँ पे जनक रेखाओं का सभी का एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होना चाहिए, सभी रेखाओं का, सभी जनक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु एक होगा। ये दोनों कंसेप्ट में फर्क है। इससे आपका शंकु बनता है, उससे आपका बेलन बनता है। सेम आइडिया में बारीक सा एक डिफरेंस है जिससे आपका बेलन और शंकु बनता है। हाँ, ये कोई कर्व जो है ये बनता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, आपको आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा सा आइडिया समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? आपको लगे कि ये इतना सा ही बस बनेगा, नहीं, ये पूरा अनंत लंबाई का एक पाइप जैसा बन जाएगा, एक अनंत लंबाई का पाइप जैसा बन जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और इसकी सारी रेखाएं ना, देखो ये जो स्पर्श रेखाएं, ये इस कर्व के साथ साथ आ जाएगी। तो ये जो कर्व की शेप है, यूं समझो कि ये इस साइज का, इस टाइप का आपके पास एक सिक्का है, और ऐसा ही आपने एक सिक्का और बना लिया, तो इसके ऊपर एक सिक्का और रख दो, फिर इसके ऊपर एक और रख दो, फिर इसके ऊपर एक और रख दो, फिर इसके ऊपर एक रख दो, फिर इसके ऊपर एक रख दो। सेम यही सिक्के आप रखते जाओ और देखो क्या बनता है। बस वही शंकु है, बस वही शंकु है। या यूं करो, कागज है, गत्ता है आपके पास, एक इस शेप का गत्ता काट लो, फिर जिस शेप का वो गत्ता हो गया उसी शेप के और गत्ते काट लो, और फिर एक गत्ते के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, पांचवे के ऊपर छठा, और रखते चले जाओ। देखो क्या बनता है। ये शंकु है, ये बेलन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो खड़ा हुआ है पिलर, उसमें कॉर्नर देखो, कॉर्नर ऐसे सब समांतर चल रहे हैं। देखो, व्रत नहीं कह रहा हूं मैं कोई कह रहा है, अभी वर्त की बात नहीं कर रहा हूं, वर्त आएगा अपने आप ही, जैसे शंकु में आया था ना, लंबवर्तीय शंकु आया था, वैसे लंबवर्तीय बेलन आएगा। लेकिन अभी आप वो मत याद करना, वो वाला बराबर वर्त वाला, वो नहीं। अभी तो जो भी आपका कर्व है, जो भी आपका कर्व है, उस कर्व पे आपकी पेन को चलाते जाओ। जो भी आपका आड़ा टेढ़ा जो भी कर्व है, उस कर्व पे अपने पेन को सीधा रखो, और उस कर्व के ऊपर ऊपर चलाते जाओ, उस कर्व के ऊपर ऊपर अपने पेन को जैसे जैसे है उस पर चलाते जाओ। अब वो देखो, वो जो शेप बन के आपको मिला है वो क्या है। ठीक है, या फिर मान लो जैसे मैंने कहा, एक एक गत्ता ले लो, उसको अपने कर्व के हिसाब से, जैसे आपका कर्व है वैसे वैसे गत्ते को काट लो। फिर लकड़ियां ले लो, और लकड़ियां उस कर्व के चारों तरफ चिपका दो, ऐसे खट 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 खट। उसके चारों तरफ लकड़ियां चिपका दो। अब देखो क्या बनता है। अब ये सोचो, ये लकड़ी अगर अनंत लंबाई की होती और चलती जाती, तो ये पूरा ये शंकु ही है। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ इसका? मूल आइडिया क्लियर हुआ आपको कि ये क्या बन रहा है ना? अब आप ये सोचो, जो ये यहाँ दिख रहा है ना, सेम ऐसा ही, ऐसे पूरा कर्व ऐसा ही है, ये पूरा कर्व ऐसा ही है, क्योंकि मैं तो 5-6 लाइनें खींच पाया हूँ, सारी लाइनें तो खींच नहीं सकता। सोचो, जब सारी लाइनें खींच दूंगा, सारी लाइनें खींच दूंगा तो कैसा दिखेगा ये? समझ रहे हैं आप बात को? सारी लाइनें खींचने के बाद कैसा दिखेगा? अगर मैं इस पे सारी लाइनें खींच दूं तो कैसा दिखेगा? तो ये जो है ना, ये वाला सेम कर्व, ऊपर से देखोगे तो आपको बिल्कुल यही दिखाई देगा पूरे पे, यही दिखाई देगा पूरे पे आपको। जैसे बेलन देखो आप, बेलन क्या होता है? बेलन जब वृत्त होता है तो उसका ऊपर वाला जो ढक्कन होता है वो भी वृत्त होता है। उसको काटते जाओ, उस बेलन को आप टुकड़े करके काटते जाओ, बेलन छोटे 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 वर्त आते जाएंगे। उस बेलन को काटो, जहां से भी बेलन के टुकड़े करते जाओ, हर जगह आपको व्रत 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 प्राप्त होता जाएगा, क्योंकि उसका मेन जो गाइडिंग कर्व है वो व्रत है, उसका मेन गाइडिंग कर्व व्रत है, तो वो व्रत ही प्राप्त होता है, पूरा व्रत ही होता है वो। यूं मानिए कि एक सिक्का ले लिया, जैसे एक व्रत है, एक सिक्का ले लिया, उस पे एक सिक्का और रख दो, 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 और ऐसे सिक्के रखते जाओ। अब ये बेलन बन गया, ये बेलन हो गया। अब सिक्के को रिपीट किया, क्योंकि गाइडिंग कर्व यहाँ पे सिक्का था। अब गाइडिंग कर्व मान लो कोई और होता, या मान लो कटा हुआ सिक्का होता, उसी वो जो कटा हुआ सिक्का जैसा है वैसे और सिक्के ले आओ और ऊपर रखते जाओ। तो ये भी शंकु है, ये भी शंकु है। एक सेम आकृति को बार बार रिपीट करना, सॉरी, बेलन है। एक सेम आकृति को बार बार रिपीट करना, सेम बार बार रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होंगी ये इसी तरीके से बनेंगी सारी, शेप यही रहना है। तो ये शेप जो रिपीट हो रहा है वो शंकु है। जम रही है? आइडिया जमा थोड़ा सा कि ये कैसा होगा, है ना? अगर ऊपर से नहीं देखा, इधर से देखो। अब मेरे तो क्या, एक इधर आकृति बना दूंगा तो वहां आकृति बनानी मुश्किल हो जाएगी, सेम आकृति उधर बनाने में दिक्कत आ जाएगी। क्या क्या मेरे ऐसा कोई औजार है
जो इस आकृति को रिपीट कर सकता है। चलो देखता हूं एक बार, अगर ये रिपीट हो सकती है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ मिल गया। धन्यवाद भाई साहब। ये होगा तो ये पेंदा में भी ऊपर भी यही होगा, हर जगह यही होगा, जहां भी आप काटोगे इसको यही यही मिलेंगे आपको। मोटाई अपने हिसाब से काट लेना, बाकी हर जगह आपको यही मिलेंगे, यही चीजें रिपीट होती रहेगी। तो ये जो एक गाइडिंग कर्व है आपका, जो गाइडिंग कर्व होता है वही बार बार रिपीट होता रहता है। क्यों रिपीट हो रहा है, समझ पा रहे हो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लाइनें कहां खींच रहे हो, आप वो जो लाइनें हैं वो कहां खींच रहे हो, है ना, चलती जाएगी अनंत तक। अब आपकी लाइनें जो है वो गाइडिंग कर्व के ऊपर ऊपर चल रही है, जो आपका गाइडिंग कर्व है उसके ऊपर ऊपर लाइनें चल रही है, तो वो लाइनें वैसी चलेगी ना जैसे कर्व है, तो वो लाइनें भी क्या करेगी, वही कर्व आपका बना के देगी, वही कर्व आपको बना देगी, सेम कर्व वैसा का वैसा ही बना देगी आपको, है ना, सेम कर्व वैसा का वैसा बना देगी। तो एक आप सोचोगे एक छोटी सी आकृति है जो गाइडिंग कर्व है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने से आपका जो आकृति बनती है उसी का नाम बेलन है। यहाँ मैं कोई वृत्त वाले बेलन की बात नहीं कर रहा हूँ, वृत्त एक उनमें से एक आइडिया है, वृत्त को आप रिपीट कर रहे हैं वो भी एक बेलन है, लेकिन कोई वृत्त जरूरी नहीं है। एक परवलय के टाइप के सिक्के उठा लो आप, उनको रिपीट कर, जैसे ब्रेड वालों को देखो, ब्रेड भी बेलन है, ब्रेड का पैकेट लाते हो ना आप, ब्रेड का पैकेट लाते हो उसमें क्या होता है, एक ब्रेड दूसरी ब्रेड, सारी ब्रेड एक जैसी होती है, वो ब्रेड 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 रख के वो बेलन है, वो भी बेलन है, वो भी बेलन है, क्योंकि उसके सारे स्लाइसेस देखो, सबकी सब स्लाइसेस एक जैसी होती है। तो वो जो ब्रेड का पैकेट है, थैली को हटा देना, वो जो ब्रेड का पैकेट है वो बेलन है, क्योंकि एक सेम आकृति बार बार रिपीट हो रही है ना। बस याद रखना रिपीट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नीचे कुछ है ऊपर कुछ हो रहा है, वो बेलन नहीं है, बेलन सेम आकृति, क्योंकि देखो हमने स्पर्श रेखाओं के बीच का गैप कम नहीं किया है, ये गैप कम नहीं, यहाँ जो भी गैप आएगा वही गैप यहाँ पे भी आएगा, वही गैप ऊपर भी आएगा, सब जगह वो एक ही चीज हो रही है, सेम चीज ही रिपीट हो रही है आपकी पूरे पे, क्योंकि आपकी स्पर्श रेखाएं बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे आपका कर्व है। तो आपका आपकी स्पर्श रेखाएं क्या कर रही है, उसी वक्र को बार बार रिपीट करवा रही है, उसी वक्र को बार बार रिपीट करवा रही है, तो वो बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में, हाँ नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे मत लेना, मैं जो आइडिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पकड़ना, इसमें बेलन वाला जो आइडिया है वो सिर्फ एक है कि जो आपका गाइडिंग कर्व है उसका रेपिटेशन है, उसको आप बार बार रिपीट करते हैं, बस वो रिपीट करने से, क्योंकि आपकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो उसके क्लोन बनाती चली जाती है ना। देखो स्पर्श रेखाएं आइडिया वैसे ही है, स्पर्श रेखाएं बोल दो या उस आकृति को रिपीट करना बोल दो, बात तो एक ही है, स्पर्श रेखाएं भी तो वही करेगी ना, स्पर्श रेखाएं तो वही करेगी, है ना। जैसे व्रत वाला जो है वो हमारा थोड़ा आसान रहता है समझने में, ये रहा आपका व्रत, ठीक है। अब आप जब इस पे स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो इन स्पर्श रेखाओं ने क्या किया, यही सेम आकृति आपकी बार बार रिपीट करनी शुरू करवा दी। देखो यही बार 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 लगातार यही सेम सिक्का जो है आपका रिपीट 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 रिपीट, मान लो जैसे पाइप है वो, है ना, वो पाइप की तरह दिखने लग जाएगा, फिर वो सारे सिक्के सोचो अगर अलग अलग नहीं होते, वो सारे सिक्के एक ही होते एक साथ, तो क्या नजर आता, तो आपके तो बेलन नजर आता। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ सर्कल वाले ही बेलन नहीं बनाते, कोई भी आकृति अगर आप उसके ऊपर 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 सेम आकृति को उसी शेप को बार 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 रखते जाएंगे तो वो आपका बेलन बन जाएगा। और बना क्यों है उसको समझो, ये सेम सेम क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइनें जो है वो अनंत तक जा रही है, आपकी लाइनें अनंत तक जा रही है, यानी उसी उसी आकृति के ऊपर ही तो लाइनें बनी हुई है ना, उस आकृति के ऊपर ही तो लाइनें बनी हुई है, तो उस लाइनों ने बिल्कुल वही आकृति अनंत तक रिपीट कर दी, वो आकृति अनंत तक रिपीट कर दी आपकी। अब ऊपर ऊपर वाला भी जो देखोगे आप, ये भी आपको वही नजर आएगा, नीचे जाओ यही आपको नजर आएगा, तो ये एक ही आकृति रिपीट 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 रिपीट
अनंत तक रिपीट हो रही है। और पता चल जाएगा, जैसे मैंने कहा कि अगर वो बेलन है तो एक काम करो, ब्लेड लो और ब्लेड लेके उसको कट करो। अगर कट करने के बाद सारे पीसेस एक जैसे नहीं है तो समझ जाओ वो बेलन नहीं है। अगर कट करने के बाद अनंत टुकड़े बनेंगे, सारे अनंत टुकड़े एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे हैं मतलब वो बेलन है ना। हाँ, इसकी लंबाई आप फाइनाइट कर दीजिए। अभी हम उसको नहीं बांध रहे, अभी हम 10th वाले बेलन को नहीं बांध रहे, है ना, 10वीं क्लास वाला बेलन नहीं बांध रहे। जब हम ऊंचाई और लंबाई इनको फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। जब आप ऊंचाई फिक्स कर देंगे कि भाई ऊंचाई 5 लूंगा तो 5 लंबाई तक ले लेंगे, 5 के बाद में बंद कर देंगे रिपीटेशन। जो अपनी लंबाइयां होगी, जो हम लाइनें खींच रहे हैं स्पर्श रेखाएं, वो 5-5 लंबाई की ले लेंगे, बस वो आपका 10th वाला बन जाएगा। ठीक है ना। चलो बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब वापस एक बार आते हैं और देखते हैं कि भाई रिपीटेशन हो। जो पिछली बार जो था, हमें ये पता था कि जो एलएमएन है, हमें एलएमएन को हटाना था। पिछली बार एलएमएन को हटाना था क्योंकि हर रेखा का अलग अलग एमएलएम है। हर रेखा की दिक्कोजा अलग अलग है क्योंकि हर किसी की दिशा अलग अलग है। हर किसी की दिशा अलग अलग, सब जाते एक स्थिर बिंदु से थे। तो अल्फा बीटा गामा सबका स्थिर बिंदु तो सेम था, चाहे लाइन 1 हो, चाहे लाइन 2 हो, चाहे लाइन 3 हो। हर लाइन के लिए गुजरने वाला शीर्ष जो था वो सबके लिए समान था। तो पिछली बार जो एलिमेंट था वो हर लाइन का अलग अलग था, तो हमने जो अलग अलग था उसी को हटा दिया और हमें शंकु का समीकरण प्राप्त हो गया। क्योंकि हमें पता है ये एलिमेंट जो है इसका बिंदु पथ निकालो, क्योंकि हर लाइन का अलग एलिमेंट है। हर लाइन का अलग एलएमएन है, क्योंकि इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है। तो एलएमएन को हमने हटाने से जो समीकरण बना था वो शंकु का समीकरण था। लेकिन क्या इस बार ऐसा है? जवाब है नहीं। इस बार क्या चल रहा है फिर? इस बार ये है, क्योंकि आपकी स्थिर रेखा है, मान लो ये x बट्टा एल, वाई बट्टा एम, जेड बट्टा एन। अगर इस रेखा की दिक्कोजय एलएमएन है, दिक् अनुपात या दिक्कोजय, अगर ये एलएमएन है तो इन सारी रेखाओं की एलएमएन होगी, इन सारी रेखाओं की दिक्कोजय एलएमएन होगी, क्योंकि सब समानांतर है। जब रेखाएं समांतर होती है तो दिक् अनुपात बराबर होते हैं, जब समांतर होती है तो दिक् अनुपात बराबर होते हैं। तो ये जितनी भी येलो लाइंस आपको दिख रही है इन सबके दिक् अनुपात सेम है। तो इस बार जैसे पिछली बार अल्फा बीटा गामा सबके लिए सेम था, इस बार एलिमेंट सेम है। इस बार जो चीज अलग है वो है गुजरने वाला पॉइंट। हर रेखा अपने अलग अलग बिंदु से गुजर रही है, हर रेखा अपने अलग अलग बिंदु से गुजर रही है। ये रेखा अलग बिंदु से गुजर रही है, ये अलग बिंदु से, ये अलग बिंदु से, ये अलग बिंदु से, ये अलग बिंदु से, ये अलग बिंदु से। हर रेखा अलग अलग बिंदुओं से गुजर रही है ना। तो इस बार हमें जिसका विलोपन करना है वो है बिंदु, क्योंकि इस बार बिंदु अलग अलग है, एलिमेंट सबके सेम है। इस बार एलिमेंट सबके सेम है, तो एलिमेंट का विलोपन मत करना, क्योंकि एलिमेंट सबके सेम है। जैसे पिछली बार अल्फा बीटा गामा सबके सेम थे, पिछली बार अल्फा बीटा गामा सबका एक ही था, क्योंकि सब अल्फा बीटा गामा से गुजर रहे थे। तो लाइन 1 हो चाहे लाइन 50वीं हो, हर लाइन अल्फा बीटा गामा से गुजर रही थी, ये सबके लिए सेम था। एलिमेंट सबके अलग अलग थे, तो जो अलग अलग थे यही अलग अलग सबकी आइडेंटिटी थी कि सबके एलिमेंट अलग है, मतलब एलिमेंट अलग है मतलब लाइन अलग है। तो एलिमेंट को हटाने से वो सारी लाइनें आ गई और शंकु बन गया। इस बार एलिमेंट सबका एम है, अगर आपने एलिमेंट को हटा भी दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। इस बार जो आप हटाओगे वो होगा अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ये रेखा अलग बिंदु से गुजरती है, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से। तो ये जो अलग अलग हर रेखा का अलग बिंदु है जिससे वो गुजर रही है, तो ये जो अलग बिंदु है इसका विलोपन करेंगे तो सभी रेखाओं का समीकरण साथ में आ जाएगा, मतलब बेलन का समीकरण मिल जाएगा। तो इस बार जो विलोपित करना है वो है अल्फा बीटा गामा। विलोपित करना बोलिए या बिंदु पथ बोलिए, सरल भाषा में बिंदु पथ बोलिए। क्या बिंदु पथ? पिछली बार एलएमएन का बिंदु पथ निकाल रहे थे, ज्यादा अच्छा शब्द है। पिछली बार एलएमएन का बिंदु पथ निकाल रहे थे, इस बार अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ निकालेंगे, बस समझ गए। गुजरने वाले बिंदु का बिंदु पथ निकालेंगे, ये फर्क होगा। तो सेम जो उस समय हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन अभी लेते हैं, सेम टू सेम, और इस बार बेलन का समीकरण निकालते हैं। बेलन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। तो जब भी बेलन का समीकरण पूछेगा तो दो बातें आपको देगा। नंबर 1 गाइडिंग कर्व, एक बात। नंबर 2 एक लाइन। इस बार पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि पॉइंट शंकु में दिया जाता है, शीर्ष शंकु में होता है, बेलन में नहीं होता। इसलिए अब आपको पॉइंट नहीं दिए, शीर्ष नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक स्थिर रेखा दी जाएगी।
तो ये आपका गाइडिंग कर्व मान लो। ऐसा ही सवाल हमने शुरुआत में किया था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 और z बराबर 0। ये हमारा गाइडिंग कर्व है, ये हमारा गाइडिंग कर्व है। और जो स्थिर रेखा है उसका समीकरण ये है, जिसके समानांतर स्पर्श रेखाएं खींचकर बेलन बनाने, वो ये है x बटा एल, y बटा एम, z बटा एन। अब आप बेलन का समीकरण बताइए। ठीक है, नया कोर्स वैसे ही होगा जैसे पहले कोर्स था, वैसे सिस्टमेटिकली शुरू होगा। जो सेट्स है, सेट्स रिलेशन फंक्शन है, उसके साथ कॉलेज का जो टॉपिक मैच होता है वो है ग्रुप थ्योरी। जब यहाँ पे सेट्स रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्रुप थ्योरी पढ़ लेंगे। तो दोनों उसके साथ कोशिश, हाँ ये जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन वाले को साथ में लिया जा सके, कई बार आगे पीछे भी हो जाता। तो हम कोशिश ये रखेंगे कि यहाँ तक जहां तक हो सके। यहाँ भी आपने देखा कि मैं 3D वहां चला रहा हूँ सीनियर सेकेंडरी में, तो यहाँ 3D यूजी चल रही है, वहाँ 3D चल रही है, तो यहाँ 3D यूजी चल रही है। कोशिश यही करता हूँ कि जहां तक वो कॉम्प्लेक्स के टाइम पे मैंने यही किया था, वहाँ कॉम्प्लेक्स चल रही थी, वहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रही थी। ग्रेजुएशन में मेरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रही थी, तो वहां मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रही थी, ताकि वो फायदा मिल जाए आपको कि मुझे ये ना बोलना पड़े कि देखो 12th में आपने पढ़ा था ना, ये चीज आपने 12th में पढ़ी थी ना, ऐसा ना बोलना पड़े। तो साथ में 12th में अगर कोई चीज बची हुई है तो मैं वो 12th में पढ़ाता भी रहूंगा साथ में, तो उसके साथ वो टॉपिक मैच हो जाए, है ना। तो वो दोनों, यही मैंने वेक्टर के साथ भी किया था, आप लोगों को याद होगा। हाँ सही है, वेक्टर के साथ भी ऐसा ही किया था। 12th का जब वेक्टर पढ़ाया था तो कॉलेज में मैंने वेक्टर एनालिसिस पढ़ाई थी, वेक्टर कैलकुलस पढ़ाई थी, दोनों साथ में रखी थी। तो बस मकसद यही होता है दोनों को साथ में रखने का, कि मुझे वो ये शब्द नहीं यूज करने पड़े आप लोगों के लिए। मुझे भी बुरे लगते हैं ये शब्द, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में 12th तो नहीं पढ़ा सकते ना, आप ग्रेजुएशन में 12th तो नहीं पढ़ा सकते, तो आपको कहना ही पड़ता है कि भाई ये ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हुआ है, ये ग्रेजुएशन में आप 12th में आपने पढ़ा हुआ है, ये 12th में देखा हुआ होगा। तो वो क्यों देखा हुआ होगा, हम 12th में चल ही रहे हैं साथ में, वहीं पे दिखा दूंगा तुम्हारा थी। कुछ भी ग्रेजुएशन का होगा ऐसा जो 12th में 12th वाला काम आ रहा है, तो 12th वाला वहीं दिखा दूंगा तुम्हारा। तो इसलिए मैं साथ में लेके चलता हूँ। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, सीनियर का टॉपिक इतना बड़ा नहीं होता, ग्रेजुएशन का कई बार बड़ा होता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन कोशिश फिर भी यही रहेगी, इस सेकंड डिवीजन में भी यही कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके दोनों को साथ साथ, जहां तक बनाया जा सकता है दोनों का साथ, वहां तक दोनों का साथ हम बनाए रखें। ठीक है ना। तो इसलिए जो मिक्स टॉपिक होंगे, जो मैच होते हो दोनों एक दूसरे से, ऐसा ना हो कि सीनियर का टॉपिक एकदम अलग हो और ग्रेजुएशन का एकदम अलग हो, ऐसा ना हो। दोनों मैच होते हुए हो, मिक्स होते हो, ताकि कुछ चीज आपको सीनियर की ग्रेजुएशन में समझ में आ जाए, कुछ ग्रेजुएशन वाली सीनियर में समझ में आ जाए। इस तरीके से मिक्स टाइप का फायदा आपको जो है वो मिले। तो इसी तरीके से टॉपिक को अभी, वो जो नया मैंने बनाया है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको जो टारगेट प्लान है वो आपको दे दूंगा, वो आप देख लेना। ऐसे ऐसे हम टॉपिकों को इस क्रम में इनके साथ मिक्स करके पढ़ेंगे। चलो वापस आते हैं, एक्स बटा एल, वाई बटा एम, जेड बटा एन। तो जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये है कि ये हमारा स्थिर रेखा है। इस स्थिर रेखा से, ये जो स्थिर रेखा, इस स्थिर रेखा के समानांतर ही हमें लाइनें खींचनी है। और किस पे खींचनी है, इस कर्व पे खींचनी है। तो जनक रेखा का समीकरण बनाओ, इसके समानांतर जनक रेखा। पिछली बार जनक रेखा समांतर नहीं होती थी, पिछली बार जनक रेखा की बस खास बात ये होती थी कि वो शीर्ष से जाती थी। जो भी शीर्ष होता था, अल्फा बीटा गामा तो अल्फा बीटा गामा, 0 0 तो 0 0, है ना। इस बार शीर्ष का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इस बार तो शीर्ष का कोई चक्कर ही नहीं है। इस बार दिक अनुपात यही आ जाएंगे, क्योंकि जो भी जनक रेखा होगी वो इस स्थिर रेखा के समांतर होगी। और बिंदु हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा, कि यह रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजरती है। यह जनक रेखा, देखो हर जनक रेखा अलग बिंदु से गुजरेगी, हर जनक रेखा अलग बिंदु से गुजरेगी। दोबारा से, हर जनक रेखा, हर जनक रेखा अलग बिंदु से गुजरेगी। एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन, हर जनक रेखा अलग अलग बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखो एल एम एन इसके हैं, एल एम एन इसके लिए,
ये रेखा अल्फा बीटा गामा, बस हमें याद रखना है। अब ऐसी दूसरी जनक रेखा होगी इसके अलावा कोई दूसरी, क्योंकि तो एक जनक रेखा है, ऐसी दूसरी भी होगी, ऐसी तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी। इन सारी जनक रेखाओं में जो अंतर होगा वो होगा अल्फा बीटा गामा का। बस ये अल्फा बीटा गामा इस रेखा के लिए कुछ और होंगे, दूसरी के लिए कुछ और होंगे, तीसरी के लिए कुछ और होंगे, चौथी के लिए कुछ और होंगे। हर लाइन के, हर जनक रेखा के अल्फा बीटा गामा अलग होंगे। एलिमेंट सबके सेम होंगे, एलिमेंट सबके सेम होंगे, अल्फा बीटा गामा सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, अब करवाते हैं, ये जनक रेखा को ले जाते हैं तल के ऊपर, जेड बराबर 0 पर दिया हुआ है ना। अब ये लाइन जाएगी जनक रेखा, जाके पहले जेड बराबर 0 तल को काटेगी, क्योंकि जेड बराबर 0 है। जेड बराबर 0 करवाया, ये जेड बराबर 0 को प्रतिच्छेद करेगी, तो जेड का मान 0 हो गया। ये लाइन जाके जैसे ही जेड का मान 0 रखेंगे, इसका मतलब है कि लाइन ने जाकर जेड एक्स को, ये लो, जेड का मान 0 रखते ही लाइन जेड एक्स पे, जेड बराबर 0 पे पहुंच गई है। लाइन जेड बराबर 0 पे, जेड बराबर 0 पर पहुंच गई है, पहुंच गई। ठीक, अगला काम, एक्स का मान निकालो, इसको इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, तो एक्स बराबर हो गया अल्फा एल गामा बटा एन, वाई बराबर बीटा माइनस एम गामा बटा एन, और जेड तो आपका 0 है ही। ये आपका बिंदु आ गया जहां जाकर इस लाइन ने जेड बराबर 0 को कट किया, जहां जेड बराबर 0 को कट किया उस बिंदु के निर्देशांक आ गए। लेकिन याद रखो, जैसे मैंने शंकु में बताया था, जेड बराबर 0 को ही कट नहीं कराना है, जेड बराबर 0 पर ये जो कर्व है, इस कर्व को टच करवाना है। जेड बराबर 0 को इस कर्व पर टच करवाना है। यानी क्या कहना चाहते हैं वो ये है, चित्र में ये सार है कि ये हमारी लाइन है, आराम से धीरे धीरे समझना, अच्छे से समझना। ये हमारी लाइन है एक्स बट्टा एल, जिसे स्थिर रेखा इसने नाम दिए है, जेड बराबर है। ओके, ये लाइन है, ये आपका जेड बराबर 0 एक तल है, अनंत लंबा अनंत चौड़ा। ये जेड बराबर 0 है। ठीक है, ये आपका जेड बराबर 0 पे एक कर्व है, ये कर्व दिया गया, ये कोई इस पे कर्व है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये कर्व है। हमने पहले क्या किया, ध्यान से सुनना अच्छे से। पहले हमने क्या किया, जैसे आप फोटो एडजस्ट करते हैं, तो हम फोटो एडजस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ली, इस रेखा के समानांतर दी गई, ये जो आपकी स्थिर रेखा है ब्लू वाली, इस रेखा के समानांतर आपने एक लाइन ले ली। ये मान लो ये वो लाइन होगी जो समानांतर होना ही काफी थोड़ी है। समांतर होने के बाद वो जेड एक्स, जेड बराबर 0 तल को काटे, तो जेड का मान 0 रखते ही पता चला ये कहाँ काटेगी, ये यहाँ काट रही है। ये जेड बराबर 0 को यहाँ काट रही है, ये जेड बराबर 0 को यहाँ काट रही है। यहाँ क्यों काटे, थोड़ा सा खिसकाओ इसको, क्योंकि ये यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ होना चाहिए, है ना। तो ये जो एक्स वाई जेड आए हैं, इनको कहाँ होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। तो ये ले जाके इसके अंदर रख दो, ताकि ये लाइन सिर्फ जेड बराबर 0 को ही नहीं काटे, बल्कि जेड बराबर 0 को वहां काटे जहां पे वो कर्व है। तो ये ले जाके यहां रख दो समीकरण में। समीकरण में रखने पर ये ए एक्स की जगह अल्फा माइनस एल गामा बट्टा एन का स्क्वायर, क्या ए एक्स स्क्वायर था या ए था, ये था आपका दूसरा निर्देशांक था बी माइनस एम गामा, बीटा माइनस एम गामा बटा एन।
ए बी वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, एक्स की जगह तो अल्फा माइनस एल गामा बीटा माइनस एम गामा बटा एन 2gx एक्स की जगह एल गामा। ये एक्स और वाई का मान रख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। ये लो, ये हमने मान रख दिया, ये टच हो गया और ये संतुष्ट हो गया। अब आपकी जो वो लाइन थी, अब गौर करो, हर चीज हुई है, हर चीज यहां पर होती हुई नजर आएगी और ये समझ में आ जाएगा। हुआ क्या, हमने दी गई स्थिर रेखा के समानांतर एक रेखा ली, उस रेखा को ले जाके z बराबर 0 से कटवाया। कटवाना ही काफी नहीं था बल्कि इसको स्पर्श भी करवाना था। तो जहां z बराबर 0 को कट करे वो बिंदु वो होना चाहिए जो इसको संतुष्ट करे, तो फिर इसको संतुष्ट करवाया। संतुष्ट कराने से ये समीकरण आ गई। और ये जो बात अभी हमने की है, गौर करो, क्या ये बात यहां जो है, क्या ये बात हर जनक रेखा के लिए सही है? जवाब है हर जनक रेखा के लिए सही है। अगर इसकी जगह कोई और जनक रेखा लेते तो, अगर इसकी जगह कोई और जनक रेखा लेते तो जवाब है यही सब कुछ आता। यही सब कुछ जो भी हमने किया है ये दूसरी जनक रेखा के लिए भी आता। अच्छा, तीसरी जनक रेखा के लिए भी यही आता, चौथी के लिए भी यही आता, पांचवी के लिए भी यही आता, छठी के लिए भी यही आता, सातवीं के लिए भी यही आता। लेकिन एक चीज का डिफरेंस आता, वो है एल अल्फा बीटा गामा। पहली जनक रेखा के लिए अल्फा बीटा गामा कुछ और आते, दूसरी के लिए कुछ और आते, तीसरी के लिए कुछ और आते, चौथी के लिए कोई और आते। यानी अल्फा बीटा गामा चेंज होते रहते, अल्फा बीटा गामा चेंज होते रहते, अल्फा बीटा गामा चेंज होते रहते। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा गमन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं मतलब बिंदु पथ। तो अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ, जिसका बिंदु पथ निकालना होता है उसकी जगह एक्स वाई जेड रख दो। तो अल्फा की जगह एक्स, ये आपके शंकु का बेलन का समीकरण तैयार हो गया। ये लो, ये आपका बेलन का समीकरण बन गया। ये है आपके बेलन का समीकरण। बड़ा तो होगा ही होगा, वो तो जैसे शंकु बड़ा हुआ था वैसे ही ये बड़ा हुआ है। तो ये आपका बड़ा सा बेलन तैयार हो गया। बाकी प्रोसेस वही है जो शंकु में किया था, शंकु का सेम प्रोसेस है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस ये है कि वहां पे एलिमेंट जो था वो वेरी कर रहा था। वहां पे जो चर था, जो चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, वो एलिमेंट था। तो उस केस में हम एलिमेंट को हटाते हैं, एलिमेंट को का बिंदु पथ निकालते हैं। यहाँ पे चर कौन है? एलिमेंट चर नहीं है क्योंकि एलिमेंट फिक्स है। हर लाइन का एलिमेंट फिक्स है, हर लाइन का एलिमेंट फिक्स है, लेकिन जो चेंज है वो है अल्फा बीटा गामा। हर लाइन का अल्फा बीटा गामा बदलेगा। तो ये बिंदु पथ किसका है? अल्फा बीटा गामा का। अच्छा, कहीं गामा चेंज नहीं किया क्या मैंने? अरे बाप रे, गामा चेंज नहीं किया, 1 मिनट दो, मरवा दिया। इतने बड़े बड़े समीकरण में
ये लो, ये आपका बिंदु पता आ गया, मतलब बेलन का समीकरण आ गया, बेलन का समीकरण। अब पहले इसके आइडिया के बारे में जो आपको डाउट है वो पूछ लो। इसके आइडिया को लेके जो भी आपको डाउट है प्लीज वो सवाल पूछ लो पहले। इसके आइडिया से आपको क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी है, क्या इसके आइडिया में आपको दिक्कत आई, इसकी गणितीय समस्याएं क्या है। कंसेप्ट एकदम सिंपल था कि एक लाइन है, स्थिर रेखा दी गई होगी, एक कर्व दिया गया होगा, उस रेखा के सामने आपको लाइनें खींचनी है, उस कर्व के ऊपर। वो जो सारी लाइनें मिलके जो बनाएगी, वो जो सारी लाइनें, वो सारी लाइनें जो मिलके बनाएगी वो, देखो ये जो कर्व है, ये वाला, ये दोनों मिला के एक कर्व है, ये दोनों मिला के एक कर्व है। ये देखो यहाँ पे, ये ना, ये कोई दो नहीं है, ये एक कर्व है। ये लिखा पड़ा, ये रहा z बराबर 0, ये रहा z बराबर 0। लिया नहीं है, पथ दिया है z बराबर 0, मैंने नहीं लिया। मुझे तो इस दिए गए गाइडिंग कर्व के लिए, गाइडिंग कर्व ये नहीं होता तो कुछ और होता, ये नहीं होता तो कुछ और होता। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है एक, और सारे एग्जाम्पल एक बार में लिए नहीं जा सकते। तो मैंने z बराबर 0 का, ये पहले शंकु में भी यही लिया था, आपको याद होगा शंकु पे भी हमने यही लिया था, शंकु के केस में भी यही लिया था, इसी का ही हमने शंकु निकाला था, और इसी का ही बेलन निकाल रहे हैं, ताकि वो आप लोगों को कंपैरिजन हो जाए कि शंकु में क्या किया था और बेलन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, वो आमने सामने हो जाए। तो ये वाला था, ठीक है। बाकी देखो पूरा प्रोसेस सेम है, अगर आप गौर करोगे तो सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पिछली बार स्थिर रेखा नहीं थी, बल्कि एक स्थिर बिंदु था अल्फा बीटा गामा, सेम यही समीकरण आया था, यही सब कुछ हुआ था, मान रखा था। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई रेखा नहीं चाहिए, हमें दिक्कोजाएं चाहिए, दिक्कोजाएं दे दो, हमें तो दिक्क अनुपात दे दो, हमें तो दिशा चाहिए। हमें तो ये बता दो कि लाइनें किधर खींचनी है, हमें तो ये बता दो लाइनें किधर खींचनी है, हमें रेखा का क्या करना है, हमारे रेखा का क्या काम है, हमें तो लाइन दिशा बता दो आपकी इधर खींचनी है, बस हमारा काम हो गया। और हमें समीकरण का क्या करना है, रेखा के समीकरण को हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि भैया आप हमें बता दो किस दिशा में खींचनी है, बस उस दिशा में हम खींच देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो और गौर करो तो हमने एलिमेंट के अलावा इसका कुछ काम में लिया भी नहीं है, इसकी केवल दिशा जो है वो काम में ली है, उसके अलावा कुछ काम में नहीं लिया है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्पेशल केस बनाते हैं इसका, इसका एक स्पेशल केस बनाते हैं, बड़ा मजेदार है स्पेशल केस। अगर मान लो हमारा जो स्थिर रेखा है जिसको अक्ष बोलेंगे, इस बार अगर हमारी स्थिर रेखा एक्स एक्स जेड एक्स होती तो, अगर हमारी स्थिर रेखा जेड एक्स होती तो, जिस रेखा के समानांतर आपको लाइनें खींचनी है, अगर वो जेड एक्स होती तो जेड एक्स होती तो आपका समीकरण ये होता एक्स बटा 0, क्योंकि जेड एक्स के दिक् अनुपात 0 0 1 होते हैं, 0 0 1 होते हैं। स्पेशल केस बना रहा हूं, ये तो सबके लिए हो गया, ये तो सबके लिए हो गया। मैं तो सिर्फ स्थिर रेखा जेड एक्स अगर हो, अगर वो जो स्थिर रेखा है वो अगर जेड एक्स होती तो क्या होता, तो जेड एक्स होती तो आपका एल का मान 0 होता, एम का मान 0 होता, एन का मान 1 होता, ठीक है। एल 0 होता, एम 0 होता, एन 1 होता। तो ये मान रखो, देखो क्या मिलता है। तो ये मान रख के देखो, एल 0 एम 0, एल 0 रखते ही यहां रख के देखो समीकरण में क्या बन जाएगा। ये लो, ये आपके शंकु का समीकरण आ गया, सॉरी बेलन का समीकरण आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना, धीमे सोचना,
एक बार गौर करो, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अब आपके, मैंने कहा ये बेलन का समीकरण आ गया है ना, आप लोगों को जरूर एक बात डाउट आ रही होगी, ये बेलन का समीकरण, ये बेलन का समीकरण कैसे हो गया सर? बेलन का समीकरण, ये तो गाइडिंग कर्व है, ये तो गाइडिंग कर्व है, गाइडिंग कर्व बेलन कैसे हो गया? गाइडिंग कर्व बेलन कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? ये तो गाइडिंग कर्व था, और गाइडिंग कर्व बेलन कैसे हो गया? वो तो, ये तो गाइडिंग कर्व है सर, वापस आया, रुको, थमो, पहले गौर करो, क्या ये सही में गाइडिंग कर्व है? एक मिनट, यहां देखने वाली बात है, क्या ये सही में गाइडिंग कर्व है? ना, गजेंद्र वाला z बराबर 0 नहीं है इसके पास, इसके पास z बराबर 0 नहीं है, यानी ये वाला जो शेप है ये सिर्फ z बराबर 0 पे बनी हुई आकृति है, ये सिर्फ z बराबर 0 पे बनी हुई आकृति है, ये आकृति सिर्फ z बराबर 0 पे बना हुआ कर्व है, और ये जो आया है ये सेम कर्व, अब आप z बराबर 1, z बराबर 2, z बराबर 3, z बराबर 4, z बराबर 5, z बराबर 6, सारे z पे बना सकते हो आप, ये सब पे बना सकते हो। यहां कोई शर्त नहीं है कि z बराबर 0, यहाँ z बराबर 0 नहीं है। बेलन में होता क्या था, यही तो बताया था, यही तो बताया था, ब्रेड होती है, एक ब्रेड होती है, वो रिपीट करती रहती है, वो रिपीट करती रहती है। क्या कहा था मैंने? यही तो कहा था। गाइडिंग कर्व क्या हो, वही गाइडिंग कर्व, अगर आप जेड की तरफ जाएंगे तो वही एक ही चीज बार 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 रिपीट होगी। यहाँ आपका जेड का मान 0 नहीं है, देखो, नहीं आया कोई जेड 0 यहाँ पे, यहाँ कोई जेड 0 नहीं आया, कोई जेड 0 नहीं है, इसका मतलब इस आकृति पे जेड का मान सारे अलाउड है, सारे अलाउड है, तो जेड बराबर 0, जेड बराबर 1, सेम आकृति, यही सेम आकृति जेड बराबर 0 पे भी बनेगी, जेड बराबर 0 तल पे भी, जेड बराबर 1 तल पे भी, जेड बराबर 2 पे भी, जेड बराबर 3 पे भी, तो एक ही आकृति रिपीट कर रही है। जम्मी बात। तो इसलिए गाइडिंग कर्व नहीं है ये, अब ये गाइडिंग कर्व नहीं है, पिछली बार ये गाइडिंग कर्व था क्योंकि वो एक कर्व था। जेड बराबर 0 जो है, जैसे आप कागज पे कुछ बना रहे हैं, जब आप कागज पे कुछ बना रहे हैं तो वो कागज पे बन रहा है, यहाँ पे हम उसके ऊपर बनने वाले हर, उस कॉपी के हर पेज के ऊपर वही बना रहे हैं, पहले पेज पे भी वही बना रहे हैं, है ना। यूं सोचिए, पेज नंबर 1 पे आपने कुछ बनाया, फिर वही आकृति आपने पेज नंबर 2 पे बना सकते हो, 3 पे बना सकते हो, 4 पे बना, उसी को हर पेज पे रिपीट कर रहे हो, तो क्या बनेगा? बेलन। और एक वो जो था वो एक पेज पे बना हुआ था, ये एक पेज पे बना हुआ था, जेड बराबर 0, जेड बराबर 0 मतलब पहला पेज, पहले पेज पर बनी हुई आकृति थी केवल, और ये आकृति अब हर पेज पर है, उससे पहले वाले पेज पे भी है और उसके बाद वाले पेज पे भी है, सारे पेज पर वही एक आकृति रिपीट हो रही है। आ जाओ और बात करते हैं, जैसे इस आइडिया को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो, थोड़ा सा इस आइडिया को समझते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मुश्किल होती है चीजें, हजम करनी बड़ी मुश्किल होती है, हो जाएगा, रुको, थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने चीजों को इस तरीके से नहीं पढ़ा है। जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ, बच्चों ने हमेशा ये पढ़ा है कि x बराबर 2, लेकिन नहीं, ये पूरी जानकारी नहीं है x बराबर 2। ये इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप ये बात कहाँ कह रहे हैं, आप धीरे धीरे आप ये चीजें समझने लगेंगे कि कोई भी चीज है वो फ्री स्टेटमेंट इस दुनिया में नहीं है, हर स्टेटमेंट बाकी चीजों से बंधा हुआ है, जब तक आप उसकी और जानकारी, पर्याप्त जानकारी नहीं दोगे वो अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, x बराबर 2, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, x बराबर 2। अब इसका उत्तर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप ये बात कहां पूछ रहे हैं, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि आप x बराबर 2 पूछ कहां रहे हैं। अजीब लगेगा लेकिन सच है, अगर ये बात कहां पूछी जा रही है उस बात से फर्क पड़ेगा। अगर आप ये बात, अगर ये जो है x बराबर 2, ये बिंदु भी है, ये रेखा भी है, और ये समतल भी है, तो अजीब लगेगा कि ये बिंदु भी है, ये रेखा भी है, और ये समतल भी है। जवाब है हाँ बिल्कुल है, ये बिंदु भी है, ये रेखा भी है, और ये समतल भी है, ये बिंदु भी है, ये रेखा भी है, और ये समतल भी है, लेकिन डिपेंड कर रहा है आप पूछ कहां रहे हो। अगर आप
अगर आप रियल लाइन पे पूछ रहे हो, रियल लाइन पे यानी वन डायमेंशनल पर, तो ये एक बिंदु है, ये आपकी रियल लाइन है जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में है। यहाँ पे आपको वन कहाँ मिलेगा, ये 0, ये 1 और ये है 2, तो x बराबर 2 आपका ये पॉइंट हुआ। अगर आप वन डायमेंशनल पे हैं, एक वीमा पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली आप 10वीं से 10वीं तक जो पढ़ते हैं, उस समय आपका x बराबर 2 एक बिंदु होता है। 10th तक x बराबर 2 आपका एक पॉइंट होता है, x बराबर 2 एक पॉइंट होता है। लेकिन जब आप 2D पे पहुंच जाते हैं, 11th में 2D आ जाती है, जब आप 2D पे आ जाते हैं तो x बराबर 2 एक रेखा बन जाता है। कैसे, देखो ये रहा, और ये रहा 1, ये रहा 2, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये रहा सर x बराबर 2, रुको ये x बराबर 2 है, तो ये क्या है, ये भी x बराबर 2 है। मान तो y का बदला ना, x का मान तो इस पे भी 2 है, x का मान इस पे कितना है, इस पे भी 2 है। अच्छा इस पे भी 2 है, अच्छा इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, अच्छा इस पे भी 2 है, इस पे x का मान कितना है 2, इस पे x का मान कितना है 2, इस पे कितना है 2। याद रखिए y चेंज हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा, x इन सारे पॉइंट पे 2 है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये पूरी लाइन मिली, इस लाइन के हर बिंदु का मान x बराबर 2 है, इसके हर बिंदु का मान x बराबर 2 है। तो अब ये क्या बन गया, रेखा, है ना, रेखा बन गया। चलो अब आ जाते हैं 3D पे। 3D थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे। ये x, ये y और z आपका मेरी तरफ बोर्ड से बाहर निकलता हुआ ये z हो गया। अब फिर 2 को देखो, ये 1, ये 2, ये है आपका x बराबर 2, लेकिन अब ये आपका x बराबर 2 है, ठीक है। आप इस पॉइंट से इधर चलो, पूरे पे x बराबर 2 रहेगा, ऊपर चलो x बराबर 2 रहेगा, इस पूरे कागज पे ये देखो ये वाला, इस पे चलो x बराबर 2 रहेगा। इस पूरे प्लेन पे x का और y का और z का मान चेंज होता रहेगा, लेकिन x का मान हमेशा 2 बना रहेगा। आप इस पॉइंट से z की दिशा में चलते जाओ, आप इधर आए, z का मान 1 2 3, x का मान 2 है क्योंकि आप ऐसे ही चल रहे हैं, आप z की तरफ चल रहे हैं, x तो आपने 2 कर लिया, फिक्स हो गया, और अब आप z की तरफ चल रहे हैं। तो x का मान 2, z का मान यहाँ पे 0, x का मान 2, z का मान 1, x का मान 2, z का मान 3 4 5 6, लेकिन x 2 ही चल रहा है। इधर चले जाओ, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 2, तो यानी इस पूरे तल पर ये जो सामने वाली दीवार है, यूं समझो ये जो सामने वाली दीवार है, इस पे x का मान 2 रहेगा, y और z बदलते रहेंगे। तो अब आपका ये पूरा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। ये प्लेन हो गया। तो बात समझे, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है, लेकिन आप कहाँ पूछते हैं, क्या बात कर रहे हैं, उससे आपकी स्थिति बदल जाती है। x बराबर 2, x बराबर 2 ही है, मैंने नहीं बदला x बराबर 2 को, ना मैंने कम किया ना मैंने ज्यादा किया। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसी चीज को जब आप कहाँ पढ़ते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आप यहाँ पढ़ते हैं या आप यहाँ पढ़ते हैं या आप वहां पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं। अब मैं x बराबर 2 को कभी प्लेन बोलूंगा तो आपको सर प्लेन कैसे बोल दिया, कुछ देर पहले तो आप रेखा बोल रहे थे, मैं रेखा बोलूंगा तो आपको रेखा कैसे बोल रहे, पहले तो बिंदु बोल रहे थे। तो वही चीज है x बराबर 2, जो आप पढ़ रहे हैं जो चीज, उसके आधार पे वो व्यापकता आ जाती है। क्योंकि जब आप वन डायमेंशनल होते हैं तो आपके पास दाएं बाएं का कोई ऑप्शन नहीं होता, तब सिर्फ एक लाइन होती है जिसपे आपको चलना होता है। तो फिर जो भी x बराबर 2 है वो एक पॉइंट है, उससे आगे या तो आप आगे जा सकते हो या पीछे आ सकते हो। आगे जाओगे तो 2 से बड़े हो जाओगे, पीछे आओगे तो 2 से कम हो जाओगे। अब जैसे मान लीजिए एक टनल है ना, एक टनल है, एक पाइप है, उसके अंदर आप चलोगे तो उसमें अगर आप चलो तो उसमें 2 दूरी चल लिए। अब आगे चलोगे तो 2 से ज्यादा हो जाएगी, पीछे आओगे तो 2 से कम हो जाएगी। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 के आगे चले जाओ या 2 के पीछे चले जाओ। तो 2 सिर्फ एक बार ही आएगा, इस केस में 2 सिर्फ एक बार आएगा। लेकिन अगर खेत में हो तो आपका ये रेखा वाला कंसेप्ट आ जाएगा, और हवा में हो तो आपका आकाश वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक्स का मान 2 रहेगा, पूरे तल पे घूम रहे हो, एक्स का मान चेंज ही नहीं हो रहा।
ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना, ये सार पकड़ो, कुल मिला के कहानी पकड़ो कि है क्या, है ना। तो जैसे वो भी समझाया था कि वो z बराबर 0 होने की वजह से वो एक तल पे है, वो एक तल पर है और वो तल से मुक्त है, वो हर z के लिए सत्य है। ये अंतर है दोनों के बीच में, जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये था। है ना, गणित में बड़ी गहराई है, गणित बड़ी सुंदर है, बहुत शानदार है, गणित बहुत शानदार है। तो आप जितना इसमें गोते लगाएंगे, जितना आप जाएंगे, उतना ज्यादा आपको चीजें अब्स्ट्रैक्ट से अब्स्ट्रैक्ट, अजीब से अजीब चीजें मिलेंगी। अजीब चीजें नहीं है एक्चुअली, रियलिटी ज्यादा अजीब है। जो हमारी जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया उससे ज्यादा अजीब है जितनी हमारी गणित अजीब है। हमें लगता है कि गणित हमारी अजीब है, या ये ऐसे कैसे काम कर रही है, ये ऐसे कैसे हो गया। लेकिन हकीकत में जो रियलिटी है, क्योंकि हमने गणित बनाई किसके लिए है, रियलिटी के लिए तो बनाई है ना, वास्तविकता को निरूपित करने के लिए या वास्तविकता को समझने के लिए हमने गणित बनाई है। तो अगर गणित अजीब है तो इसका मतलब वास्तविकता उससे भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की गणित तो बनी नहीं है ना अभी, पूरे ब्रह्मांड की गणित तो बनी नहीं है। अभी तो जो गणित बनी है वो कुछ घटनाओं की बनी है, और कुछ घटनाओं की बनी है, इसका मतलब है कि प्रकृति फिर कितनी वियर्ड होगी, कितनी अजीब होगी। अगर गणित आपको इतनी अजीब लग रही है तो प्रकृति कितनी अजीब होगी। तो जैसे फेनीमैन थे, वो ये कहते थे कि अगर किसी को लगता है कि मैथ्स बहुत अजीब है, वियर्ड है या कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि जीवन कितना कॉम्प्लेक्स है। जिनको ये लगता है कि मैथ्स कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, उलझी हुई है, जिनको ये लगता है, इसका मतलब है उनको बिल्कुल भी आभास नहीं है कि फिर जीवन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जो लाइफ है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, या यूनिवर्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको फिर अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप। अगर आप मैथ के कॉम्प्लिकेशन से परेशान है और उससे आपको लगता है यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड है मैथ, तो इसका मतलब समझो कि फिर जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो उससे कई, पता नहीं क्या, कितनी ज्यादा होगी, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए किसी कहते हैं मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है, मैथ्स बहुत टफ है, इसका मतलब है कि उन लोगों को जीवन के बारे में कोई अनुमान नहीं है कि जीवन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये बिल्कुल सच है। और इसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में तो समझ पाएंगे कि हाँ, गलत नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि फेनीमैन जो थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, और वो बहुत अच्छे टीचर थे। तो वो अपनी कहानियां, कथाएं, स्टोरी टेलिंग वो बहुत करते थे। तो एक ऐसे ही उन्होंने कोटेशन उसमें कहा था और वो कमाल था कि ये बहुत परफेक्ट है। अगर, क्योंकि जैसे आप अभी तो 20 साल के बच्चे, 25 साल बच्चे से जीवन मत पूछिए, क्योंकि 20-25 साल के बच्चे क्या जीवन देखा है, उसने जीवन देखा ही नहीं है। जीवन अगर पूछना है तो किसी 50 साल के आदमी से पूछो, फिर वो समझाएगा कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या था, तो वो कहेगा जीवन था, है ना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीवन था। वो बहुत मुश्किल था, पता ही नहीं था क्या करना है। आज भी मतलब आपको मैथ्स में पता तो होता है ना, ये करना है, ये सिलेबस है, ये पार्ट है, ये पढ़ना है, ये सवाल निकालने, पता है ना, कैसे निकालना है ये भी पता है। क्या जीवन के बारे में आप बता सकते हो? एक छोटा सा बेसिक सवाल अपने आप से पूछ लो, आपको पता है आप कौन है, आप क्यों आए हैं, आपको जीवन में क्या करना है? कुछ समझ में आ रहा है? तो नहीं पता है आपको, आपको जीवन के बारे में बेसिक जो सिंपल क्वेश्चन है उनके जवाब ही नहीं पता। तो सोचो फिर जीवन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मैथ्स के बारे में आप जानते हैं कि 1 और 1 2 होता है, 2+1 3 होता है, 2 × 3 6 होता है, 6 में 2 का भाग दे दो 3 आ जाता है, जानते हैं आप। अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने जीवन के कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताइए कि आप क्यों आए हैं। बोले नहीं, कोई कहेगा बीड़ी पीने आए हैं, कोई कहेगा सिगरेट पीने आए हैं, कोई कहेगा दारू पीने आए हैं, कोई कहेगा मौज करने आए हैं, कोई कह रहा नहीं पढ़ने आए हैं। तो इसका मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या है, किसी को भी नहीं पता। तो सोचो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके शुरुआती आंसर जो है वही लोगों के पास नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी लोगों के पास नहीं है। तो वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को आप हैंडल कर रहे हैं, हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, है ना। तो इसलिए बहुत बढ़िया बात है ये कि भी अगर आपको मैथ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसका मतलब आपको जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस आप जिए जा रहे हो, आपको पता नहीं है, काट रहे हो उसको, पता नहीं है कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पे हम हो गए हैं। अब हमारा एक वो वाला आइडिया लेते हैं, लंबवर्तीय शंकु वाला, लंबवर्तीय शंकु, वो लेते हैं लंबवर्तीय शंकु। वो आपका लंबवर्तीय बेलन, वो वाला बेलन आ जाएगा जो आपका 10th क्लास वाला होता है। इसमें हम व्रत ले लेंगे, लंबवर्तीय बेलन।
लंबवर्तीय बेलन, इसमें आपका वो कंसेप्ट आ जाएगा। लंबवर्तीय बेलन में क्या है, लाइन तो आपको देनी पड़ेगी, लाइन तो आपको देनी पड़ेगी, वो लाइन इसमें अक्ष कहलाएगी, जो लाइन आपको देगा वो आपका अक्ष कहलाएगा। फिर आपको एक दूरी बतानी पड़ेगी, कर्व नहीं चाहिए हमें, कर्व अपने पास रख, हमें सर्कल है, या तो वो सर्कल दे दे, या तो वो सर्कल बता दे, है ना, या तो वो सर्कल बता दे, क्योंकि इस बार हमें पता है गाइडिंग कर्व सर्कल होना है, इस बार गाइडिंग कर्व सर्कल होना है, तो या तो सर्कल दे दे, और ना दे तो त्रिज्या दे दे, हमें सर्कल का करना ही क्या। जैसे अभी वो आर्यन पूछा था कि हमें मान लो रेखा ना दे के दिक् अनुपात दे दे, तो हमें रेखा क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमें दिशा चाहिए थी, तो हमें तो दिक् अनुपात ही चाहिए, हमें रेखा का क्या करना है, रखो अपने पास, रेखा अपने पास रखो, है ना, तो हमें तो दिक् अनुपात चाहिए थे। तो सेम यहाँ पे वही है, वर्त दोगे तो हमारे वर्त कोई काम का नहीं है, हमें तो त्रिज्या चाहिए, वो त्रिज्या दे दो ताकि वो दूरी पता चल जाए और उस दूरी की हम पथ निकाल लें, ठीक है ना। जैसे हमें एक अक्ष देगा बंदा, देना ही पड़ेगा, ये आपका एक अक्ष हो जाएगा जो भी है, जो भी आपको अक्ष दिया गया होगा वो होगा, मान लेते हैं ये हमारा अक्ष है x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। अब आपको जो दूसरी चीज देनी है वो है त्रिज्या आर, इस रेखा से दूरी देनी है कि इतनी दूरी पे स्पर्शरेखा खींचो, वो दूरी बता दो। समांतर खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे, इसके समांतर ही खींचेंगे, ये वो दूरी बता दो कितनी दूरी पर हमें समांतर रेखाएं खींचनी है, तो ये दूरी आ गई, इस दूरी पे हमें समांतर रेखा खींचनी है। ये लो, अच्छा कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, दो, या कितनी जो बोर्ड पे दिखाई दे रही है, दो ही होंगी या कुछ और भी होंगी, क्या लगता है आपको कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, दो तीन या दो ही होंगी, फिक्स दो होंगी या तीन होंगी, इनफाइनाइट होंगी। कैसे, क्योंकि ये बोर्ड है, मैंने कहा मजबूरी है हमारी बोर्ड पे कि बोर्ड से बाहर चित्र नहीं बना सकते, अनंत होंगी आपकी। ये लाइन है, इस लाइन से आर दूरी पे खींचनी है, ये देखो, ये हमारी बोर्ड की मजबूरी समझो, हमारा बोर्ड ऐसे है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही दिखेंगे, एक तो इधर और एक इधर, बोर्ड की मजबूरी है दो दिख रही है, वरना तो पूरा गोला है। आपकी ये जो लाइन है, इस लाइन से फिक्स दूरी पे चलना है और चारों तरफ खींचनी है, टक 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 ऐसे, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। बोर्ड की सीमाओं को समझना, बोर्ड की मजबूरी है ये, वरना इस सर्कल के हर पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा आएगी, डैश 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 डैश। यहां में कोई गाइडिंग कर्व नहीं चाहिए, गाइडिंग कर्व क्यों चाहिए, पहले क्वेश्चन पूछो, गाइडिंग कर्व क्यों चाहिए। गाइडिंग कर्व इसलिए चाहिए कि आपको स्पर्श रेखा कहाँ खींचनी है, तो यहाँ इसने बता दिया, आर दूरी पे, इस लाइन से जो आपका अक्ष है उससे आर दूरी पे चले जाओ, और आर दूरी पे जो भी पॉइंट बने वहां पे स्पर्श रेखा खींच दो, बस। आपका जो अक्ष है इससे आर दूरी पे चले जाओ और वहां पे बात खत्म। क्या करोगे गाइडिंग कर्व का, स्पर्श रेखा तो खींचते हैं, गाइडिंग कर्व का क्या करते हैं, क्यों बोझ मरे गाइडिंग कर्व से। गाइडिंग कर्व का मतलब था वो बता रहा था स्पर्श रेखा कहाँ खींचनी है, अब ये बता ही तो रहा है, ये तो कह रहा है आर दूरी पे चले जाओ खींच दो, बात खत्म, तो ये सरल है ना। चलो अब आते हैं समीकरण कैसे निकलेगा, इस बार थोड़ा सा मामला टेढ़ा होगा और बात करेंगे कि समीकरण कैसे निकलेगा। अब हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
तो समीकरण का मतलब कुछ ऐसा बनाओ जो इस बेलन के हर बिंदु के लिए सत्य हो, क्योंकि बेलन का समीकरण मतलब हर बिंदु का समीकरण है ना। हाँ, हमें क्या पता, सर्कल दे दो, देखो हमें त्रिज्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए, आप सर्कल दे दोगे बिना मतलब में हमें बोझ ही लगेगा, हमें तो त्रिज्या चाहिए, सीधी त्रिज्या दे दो, बढ़िया बात है। लेकिन कई बार सीधा नहीं देता, कई बार वृत्त देगा और कई बार गोलार समतल देगा, और नाटक तो करेगा ही ना, सीधा थोड़ी देगा, कई बार सीधा नहीं देगा, कई बार क्या करेगा, एक गोला एक समतल देगा, ताकि पहले आप कटवाओ, वृत्त निकालो, फिर त्रिज्या निकालो, ये सारे काम करवाएगा, घुमाना तो पड़ेगा ना सवाल को, बात तो वही है, लेकिन सवाल बनाने तो क्या करेंगे, घुमाने तो पड़ेंगे, तो घुमाएगा, हमें दूरी चाहिए, ऐसे दो वैसे दो कैसे भी दो। अब चलो बात करें वापस से, हमें जो चाहिए वो चाहिए कि इस शंकु का ये जो बाहर परिसीमा है, इसके हर बिंदु पे जो बात सत्य है वो चाहिए, और वो बात उसके हर बिंदु पे सत्य होनी चाहिए। जो आपका ये लाइन है, इस लाइन के चारों तरफ ये जो बेलन है, इस बेलन के हर बिंदु पे बात सत्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पे सत्य हो गई, इस पे नहीं हुई, उस पे हो गई, उस पे नहीं, नहीं, हर बिंदु पे जो बात सत्य हो, ऐसी शर्त। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ वाला, ये मान लिया एक्स वाई जेड है, ये पी पॉइंट ले लिया, ये आपका एक्स वाई जेड पॉइंट ले लिया। अब देखिए, याद रखिएगा, मैं जो चीज लिख रहा हूँ वो पहले गौर कर लेना कि हर पॉइंट के लिए सत्य है या नहीं, अगर किसी भी एक पॉइंट के लिए सत्य है, दूसरे के लिए नहीं है, तो वो बेलन का समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि बेलन का समीकरण मतलब सारे बिंदु के लिए सत्य है। ठीक है, अब ये रेखा जो है, अक्ष को देखो एक बार, ये जो अक्ष है, ये अल्फा बीटा गामा से गुजरता तो है ही, क्योंकि समीकरण में अल्फा बीटा गामा आ रहा है, अल्फा बीटा गामा आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन के ऊपर कहीं भी हो एक बिंदु अल्फा बीटा गामा जरूर है, कहीं भी हो अल्फा बीटा गामा जरूर है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर स्थित है, अल्फा बीटा और गामा कहीं तो होगा, थोड़ा ऊपर ले लेना अगर दिक्कत है तो, थोड़ा और ऊपर ले लो, बहुत ऊपर ले लो, होगा तो लाइन पे कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर ही तो होगा। तो अल्फा बीटा गामा बिंदु ले लिया, इसका नाम क्यू रख लेते हैं, ये क्यू हो गया। अब पी को क्यू से मिला दो, ये हो गया, और इसका नाम रख लेते हैं एम। तो गौर करो तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर होगा। अब इसमें से कितना समान आपके पास है पहले वो चेक कर लो। इसमें से पीएम हमारे पास है आर, ठीक है, पीएम हमारे पास है आर, बढ़िया। उसके बाद पी क्यू हमारे पास, पी क्यू हो जाएगी, दो बिंदु दिए हुए हैं, बीच की दूरी आ जाएगी, पी क्यू हमारे पास है। क्यू एम एम क्यू वो हमारे पास नहीं है। क्या बता सकते हैं एम क्यू कैसे निकल सकती है? एम क्यू जो आपके पास संसाधन है, उन संसाधनों से एम क्यू निकाल सकते हैं क्या हम? एम क्यू नहीं है, एम क्यू निकाल सकते हैं? हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधनों से हम एम क्यू निकाल सकते हैं? हमारे दिए गए संसाधन, बाहर की बात मत करना, जो है उसी से, जो है उनसे बनाया जा सकता है क्या? जो संसाधन हमारे पास अभी हैं, क्या उनसे हम एम क्यू निकाल सकते हैं? और निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? कौन सी विधि से निकाल सकते हैं? अरे वाह भाई, अरे वाह भाई मुकेश, बिल्कुल, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, हाँ बिल्कुल बढ़िया। आप पी क्यू का प्रक्षेप निकाल लो, पी क्यू की परछाई इस लाइन के ऊपर, लाइन का समीकरण है आपके पास, ये रहा लाइन का समीकरण, आप इसकी परछाई निकाल लो इसके ऊपर, इसकी परछाई इसके ऊपर निकाल लो। तो परछाई कैसे निकलती है? प्रक्षेप, ये प्रक्षेप ही तो हुआ, एम क्यू क्या हुआ? प्रक्षेप है, एम क्यू प्रक्षेप है किसका? पी क्यू का, है ना। तो एम क्यू आ जाएगा पी क्यू का प्रक्षेप। और प्रक्षेप कैसे निकलता है? दोपहर की क्लास में किया था हमने,
प्रक्षेप कैसे निकलता है? जिसका प्रक्षेप निकालना है वो सदिश डॉट डॉट वो जो रेखा है जिस पे प्रक्षेप लिया जा रहा है उसका एकांक सदिश, उसका एकांक सदिश। मान लो इसको मैं एन सदिश बोल देता हूं, तो ये हो गया एन कैप। जिसके ऊपर प्रक्षेप लेते हो उसके साथ, उसके एकांक सदिश के साथ डॉट कर दो, उसके एकांक सदिश के साथ डॉट कर दो। ये सारा सामान हमारे पास है, पी क्यू हमारे पास है, देखो अभी निकल जाएगा। ये रहा एक्स माइनस अल्फा दिक अनुपात, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। तो दिक अनुपात बनते ही सदिश बन गया, दिक अनुपात बनते ही सदिश बन गया। तो पी क्यू सदिश आ गया, या क्यू पी सदिश बोल दो, है ना, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है आपको। तो पी क्यू सदिश बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स, ये लो अल्फा माइनस एक्स आई कैप प्लस बीटा माइनस वाई जे कैप प्लस गामा माइनस जेड के कैप। ये आपका पी क्यू सदिश बन गया। और इसका एकांक सदिश ये देखो, ये रेखा है और इस रेखा के दिक् अनुपात एल एम एन है, तो इसका एकांक सदिश क्या बन जाएगा? वैसे एन नाम ना रखो यार, क्योंकि एन नाम तो इसका है, तो मैं इसका बी कैप दे देता हूँ नाम, ताकि मिक्स ना हो। और बी सदिश बराबर, बी कैप बराबर हो जाएगा एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप बट्टा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। देखो ये जो लाइन है अक्ष, इसके दिक् अनुपात क्या है? एल एम एन। तो एकांक सदिश क्या बन जाएगा? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बटा इसका परिमाण। ये भी आ गया, दोनों की डॉट गुणा कर दो, आपका एम क्यू बन जाएगा। तो आपका एम क्यू बराबर आ गया, एम क्यू बराबर आ गया इन दोनों की डॉट गुणा से अल्फा माइनस एक्स इंटू एल प्लस बीटा माइनस वाई इंटू एम प्लस गामा माइनस जेड इंटू एन बट्टा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये लो, अब एम क्यू सब कुछ है, पीएम का मान रख दो, पीएम का मान है हमारा आर, आर स्क्वायर प्लस एम क्यू का मान वो भी निकाला है एल इंटू अल्फा माइनस एक्स एम इंटू बीटा माइनस वाई एन इंटू गामा माइनस जेड बट्टा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर जेड माइनस गामा का स्क्वायर। आ गया, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करने से अंडर रूट हट जाएगा, और ये आपका समीकरण आ गया बेलन का, ये बेलन का समीकरण आ गया। तो इस तरीके से आप बेलन का, पाइथागोरस प्रमेय से बेलन का समीकरण निकालेंगे। आर आपको दिया गया होगा, नहीं दिया है तो ढूंढो आर कैसे मिलेगा, आर आपको ढूंढना होगा, ठीक है। एक पॉइंट आपको अल्फा बीटा गामा आपको रेखा दे देगी, दिशा आपको रेखा दे देगी, पी बिंदु आपको मानना होगा, क्योंकि इसी का तो सारे गाजे बाजे इसी के तो है, ये तो एक्स वाई जेड मानना ही होगा। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका इस पे प्रक्षेप डाल के ये दूरी निकल जाएगी, आर आपके पास होगी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, सारे मान रख दो, ये आपके बेलन का समीकरण बन जाएगा। अच्छा, स्पेशल केस करवा देता हूँ इसको, क्योंकि इतना बड़ा देख के डर लगता है। एक इसका स्पेशल केस देख लो, जेड एक्स वाला ले लेते हैं, जेड एक्स ले लेते हैं। अगर इसका अक्ष जो है वो जेड एक्स है, तो अगर अक्ष जो है वो जेड एक्स है, तो जेड एक्स बेलन का अक्ष है, अगर जेड एक्स बेलन का अक्ष है, तो जेड एक्स का समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस जीरो बटा एल, ए एल कहां से आएगा, एल की जगह तो
0 हो जाएगा, x माइनस 0 y माइनस 0 बटा 0, क्योंकि x जेड एक्स जो होता है वो मूल बिंदु से गुजरता है और उसकी दिक् हो जाए 0 0 1 होती है, उसकी दिक् हो जाए 0 0 1 होती है। तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान 0, गामा का मान 0, एल का मान 0, एम का मान 0, एन का मान 1, ये सारे मान यहाँ रख दो। तो देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस अल्फा 0, एल 0, ये खत्म, एम 0, ये खत्म, एन 1 हो गया, गामा 0 हो गया, तो ये माइनस का जेड आ गया और ऊपर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर, यहाँ रखोगे तो 1 का 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा बराबर में। इधर आओगे, अल्फा 0, बीटा 0, गामा 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अनडूड स्क्वायर की वजह से हट गया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, आपके बेलन का समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देख के लगता है ये तो वृत्त का समीकरण है, ये तो वृत्त का समीकरण आया है। देखो समीकरण आपका आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, वृत्त है या नहीं है? लेकिन भूल ना जाना, अभी समझाया था ये बात, कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे ये व्रत है, बिल्कुल ये व्रत है बिल्कुल ये व्रत है, लेकिन ये व्रत कहाँ है? व्रत है लेकिन कहाँ है ये? पकड़े, सही पकड़े, व्रत है, बिल्कुल व्रत है, कोई शक नहीं है कि ये व्रत है, बिल्कुल है। जैसे मैंने बताया था x बराबर 2 बिंदु है, बिल्कुल बिंदु है, रेखा है, बिल्कुल रेखा भी है, बिंदु भी है, रेखा भी है और समतल भी है, लेकिन कहाँ पूछते हो उससे फर्क पड़ेगा। तो ये व्रत है लेकिन 2D में, 3D में ये क्या हुआ? शंकु। 3D में, सॉरी 3D में क्या हुआ? बेलन। अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये एक व्रत है। जेड बराबर 0 पे भी ये व्रत, फिर जेड बराबर 1 पे भी, जेड बराबर 2 पे भी, जेड बराबर 3 पे भी। तो यूं मानिए एक एक सिक्का है जो आप ऊपर से ऊपर रखे जा रहे हो, सिक्का मतलब व्रत, ये रखता, ये बेलन बन गया। ये देखो ये ना, आपका जेड एक्स होता है ना, ये लाइन का समीकरण, लाइन का समीकरण का क्या मतलब है? लाइन कहाँ से गुजरती है उसको अल्फा बीटा गामा कहते हैं, जिससे भी गुजरती है उसको अल्फा बीटा गामा कहते हैं, और उसके जो दिक् अनुपात है या दिक् हो जाए जो भी आपके पास है वो नीचे लगा दो। तो जेड एक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? जेड एक्स के बारे में आप जानते हैं कि जेड एक्स मूल बिंदु से गुजरता है, जेड एक्स जो है वो मूल बिंदु से गुजरता है। जेड एक्स क्यों? एक्स एक्स वाई एक्स सब मूल बिंदु से गुजरते हैं। तो किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए आपको एक बिंदु चाहिए होता है और एक उसके दिक् अनुपात चाहिए होते हैं। तो जेड एक्स कहाँ से गुजरता है? मूल बिंदु से, तो एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, दिक् अनुपात 0 0 1। तो अब मिलाओ अल्फा बीटा गामा, अल्फा 0, बीटा 0, गामा 0, एल 0, एम 0, एन 1, ये सारे मान ले जाके यहाँ रख दिया, और ये आपका समीकरण बन गया लंबवर्तीय बेलन का समीकरण। और यहाँ देखो जेड नहीं आया, इस वाले में जेड नहीं आया, क्योंकि जेड के एक्स के समांतर जाओगे आप, जब आपका अक्ष जो होगा वो जेड एक्स होगा, तो आपके व्रत तो एक्स वाई पे बनेंगे ना, व्रत तो आपके एक्स वाई पर बनेंगे और चलेंगे वो जेड की तरफ, सिक्के पे सिक्के, सिक्के के ऊपर, तो सिक्का जो है वो बनेगा तो एक्स वाई पे, मतलब व्रत जो बनेगा वो तो एक्स वाई पे बनेगा, और जेड पे वो इकट्ठे होते जाएंगे बेलन बनाने के लिए। और अगर यही गौर करो आप कि यही शंकु अगर एक्स एक्स की डायरेक्शन में लिया होता, समीकरण निकाल सकते हो आप, सोच के देखो एक्स एक्स में क्या बनेगा, एक्स एक्स की दिशा में, अब आप सिक्के ऐसे रख रहे हो, इस तरीके से सिक्के रख रहे हो, तो आपका बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी व्रत तो आपका वाई और जेड पे बनेगा, वाई और जेड पे आपका व्रत बनेगा और एक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। यही अगर आप वाई एक्स को लें तो आपका बेलन का समीकरण होगा, वाई एक्स को ले रहे हो तो बेलन का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आपका बेलन है। तो चलो उम्मीद करता हूं कि बेलन की जो मूल धारणा है वो आपको समझ में आ गई होगी, एक्चुअली बेलन होता क्या है, बेलन कहना क्या चाहता है आपसे। ठीक है, जमी जमी।
ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेलन का आइडिया जो है वो आपको सही से पकड़ में आ गया होगा। अब इसके सवाल करेंगे तो और पकड़ में आ जाएगा। कुछ अगर दिक्कत आई है तो सवाल करेंगे तो और जुड़ जाएंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे तो और कनेक्ट हो जाएगा। इतने में आपका जो 3D वाला है, जो एक्चुअली में सही में बहुत टफ होता है, सही में टफ होता है, मजाक नहीं है ये। आप लोग समझ भी सकते हैं कि 3D मजाक नहीं होता, 3D मजाक नहीं है, 3D बहुत सीरियस है। तो बहुत सीरियस चीज भी अगर बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है तो अच्छी बात है, ये बढ़िया चीज है, बड़ी खुशी की बात है कि 3D हो गया, वरना 3D का नाम ही अपने आप में बुरा है ना। और 3D वो भी कॉलेज वाली, नाम सुन के ही एक डर सा लगता है, तो इतना बुरा है। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छा हुआ होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे दोबारा। चलो, थैंक यू इंद्राज। शुक्रिया शुक्रिया मनीष, शुक्रिया इंद्राज।